तेलंगाना का हुजूराबाद अब टीआरएस और बीजेपी के लिए अना का मसला बन गया है। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में अब तक किस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसके बाद इंतखाबी मुद्दे क्या होंगे और किस पार्टी ने तेलंगाना और हुजूराबाद के लिए क्या किया है, इस पर बहस हो रही थी। जैसे ही सितंबर में हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के एलामिया के इम्कान की खबर आई, सियासी सरगर्मियां बहुत ही तेज हो गईं। इतनी तेज कि अब जबानी जंग भी होने लगी और टीआरएस के रियासती वजीर और इलेक्शन चाणक्य हरीश राव और बीजेपी का दामन थामे टीआरएस के साबिक बानी लीडर इटला राजेंद्र के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। ये दोनों सीनियर लीडर अब एक दूसरे को ललकार रहे हैं। यह सब इसीलिए हो रहा है कि हरीश राव ने इटला राजेंद्र को केसीआर के खिलाफ मुकाबला करने की ख्वाहिश पर तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने इटला को एमएलए और वजीर बनने का मौका दिया और हरीश राव ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनकी जबान बदल गई है। हरीश राव ने कहा कि अगर इटला राजेंद्र जीत गए तो लोग हार जाएंगे। हरीश राव ने सवाल किया कि इटला ने एमएलए की हैसियत से इस्तीफा क्यों दिया, जो वजीर के तौर पर काम नहीं करता है वो अब क्या करेंगे। गवर्नमेंट विप बी सुमन कहते हैं कि इटला राजेंद्र की नजर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर थी। और वहीं हरीश राव ने आवाम से सवाल किया कि आप एक टीआरएस उम्मीदवार चाहते हैं या एक बीजेपी उम्मीदवार जो मुसलसल कीमतों में इजाफे के साथ सरकारी इदारों की निजीकारी की राह पर गामजन हो। उन्होंने कहा कि लोगों को अब सोचना चाहिए और इसी तरह इसका जवाब इटला राजेंद्र ने हरीश राव को दिया। कहा, मैं हरीश राव को की तनकीदों पर अवामी बहस की तैयारी कर रहा हूं। मेरे असासों की तहकीकात मौजूदा जज से करें। पार्टी में शामिल होते वक्त उन असासों का हिसाब लगाएं जो अब मौजूद हैं। क्या आप अपने असासों की तहकीकात के लिए तैयार हैं? ये इटला राजेंद्र का कहना है। इटला राजेंद्र कहते हैं कि उन्हें डर है कि अगर इटला राजेंद्र कामयाब होते हैं तो सवालात के ढेर लग जाएंगे। राजेंद्र ने कहा कि उन्हें हराने के लिए केसीआर ने 5 वुज़रा को हुजूराबाद भेजा है। उन्होंने कहा कि हरीश राव के घर की औरतें भी मुझे वोट देंगी। इटला पर सियासी वार करते हुए केसीआर ने हुजूराबाद में मौजूदा तकाज़ों और मुतालबात को देखते हुए दलित लीडर का इंतखाब किया। तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले स्टूडेंट विंग के लीडर जी श्रीनिवास यादव को हुजूराबाद से मैदान में उतारने का ऐलान किया। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात का मुकाबला अब काफी दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल एक दूसरे पर अब जबानी वार हो रहा है कि किस में कितना दम है, कि यहां पर अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है कि टीआरएस के तमाम बड़े लीडर, जैसा कि मैंने कहा 5 वुज़रा इस वक्त हुजूराबाद में सरगर्म है और बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राजेंद्र तो साथ है ही, अब वो तमाम बड़े लीडर बीजेपी के एक बार फिर हुजूराबाद में नजर आएंगे, चाहे वो रियासती बीजेपी के सदर हों या एमपीज। ये तमाम के तमाम अब हुजूराबाद में नजर आएंगे, क्योंकि हुजूराबाद टीआरएस के लिए जितना अना का मसला है, वहीं अब बीजेपी के लिए भी एक दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर, क्योंकि इटला राजेंद्र एक ऐसा खिलाड़ी जो टीआरएस के बानी मेंबर्स में से एक है, सीनियर लीडर रहा है टीआरएस का और रियासती वजीर रहे हैं। एक ऐसे लीडर का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना और अपनी साबिका पार्टी यानी टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाना और ये कहना कि अगर इटला राजेंद्र की जीत हुजूराबाद में होती है तो इसके बाद सवालों के ढेर लगेंगे टीआरएस के सामने और उन सवालों के जवाब देना टीआरएस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए एनवी सुभाष हैं, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और एमए माजिद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस पूरे मुद्दे पर नजर रखते हैं। सुभाष जी, जिस तरह से अब जबानी जंग शुरू हो गई है टीआरएस बीजेपी के बीच, हालांकि लड़ाई इस चीज की होनी चाहिए थी कि हुजूराबाद का डेवलपमेंट कैसे हो, क्या कमियां सरकार की वहां रह गई थी, ये इस पर बहस न होकर के अब किसमें कितना दम, कौन कितना बड़ा लीडर है, इस पर बहस होने लगी है। सुभाष जी। जी, ये ऐसा एक माहौल बन गया है कि जहां पे तेलंगाना में भी जैसा बाईपोल शुरू होता है जी, जैसा अभी बाईपोल शुरू होता है, टीआरएस के हुकुम एक माहौल ऐसा बनाता है कि हम लोग जो बाईपोल के ऊपर इतना फोकस जो करता है, दूसरा जिले में या
दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसीज में उतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। अभी जो टीआरएस का विधायक है उसको इतना प्रेशर आ रहा है जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग से कि भैया आप भी जरा इस्तीफा दीजिए ताकि हमारा इलाका में भी डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसा अभी आप दुबाका में देखिए, नागम सागर में देखिए, हुजूराबाद में देखिए, अपना हुजूर नगर में देखिए, इतना टीआरएस हुकूम ने इतना बेचैन हो रहा है कि ये जिंदगी का सवाल आखिरी जो जस्ट इलेक्शंस होता है ना, ऐसा एक माहौल जो क्रिएट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी साफ जो हमारा ये जो मुद्दा के ऊपर बहुत बार टीआरएस के हुक्म की सवाल किया है कि पिछले बाईपोल में जितना भी आप लोगों को जितना भी आप डेवलपमेंट पे उम्मीद या प्रॉमिसेस भी किए हैं वो आप जरा करिए। जैसा अभी जीएचएमसी इलेक्शंस में भी देखिए, आप एमएलसी इलेक्शन में देखिए, अभी इतना पूरे के पूरा जैसा अभी ये एंड ऑफ द वर्ल्ड बोल तो इसके बाद कुछ भी नहीं है बोल के टीआरएस सरकार वो घबराहट में आ गए, क्योंकि ये एक रेफरेंडम हो जाता है। जिलानी साहब आप जरा आप इसका ऊपर अगर जोर डाल रहे तो आज टीआरएस और बीजेपी के बीच में ही है, क्योंकि टीआरएस के पहले से ही जब से ये पार्टी शुरू हुआ उसमें ईटल राजेंद्र सबसे बड़ा नेता है और वो इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि उधर डेवलपमेंट करने के बाद भी उनका जो इलाका में सबसे संबंध है अच्छा संबंध है। जैसा अभी टीआरएस का एक बैकबोन जो ईटल राजेंद्र है, इतना बड़ा नेता को कुछ ना कुछ ऐसा करप्शन चार्जेस में लगा के उसको बाहर एक्सपेल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बार पूछे है कि भैया आपके जो सरकार में जितना भी मंत्री है, जितना भी विधायक है, जितना भी सांसद है, उसका ऊपर भी आरोप है। ऑलमोस्ट 75 पीपल के ऊपर एमएलए के ऊपर आरोप है, उसका ऊपर भी आप एक कमिटी लगा के उसका ऊपर भी आप एक इंक्वायरी कमीशन लगाइए ताकि सब लोगों को मालूम होता है। सिर्फ ईटल राजेंद्र को क्यों अभी बरतरफ किया है? क्योंकि वो पहले से ही टीआरएस का एक मजबूत बड़ा लीडर है, उसके बाद वो बीसी लीडर है। वो सवाल ऐसा करता है कि केटीआर को एक इंपॉर्टेंट रोल देने के बाद भी केसीआर के बाद एक फैमिली रूल लाने के लिए केसीआर एक प्लान कर रहा है। उसको रोकने के लिए कि जस्ट ईटल राजेंद्र और अन्य जो संसद है वो सबसे पहले 20 साल से इसका झंडा भी उठाया, फिर उसके बाद लाठी भी खाया, फिर वो जेल को भी गए और तेलंगाना के इसमें स्टेटहुड के लिए बहुत उनका ऊपर भी आज भी केसेस है। मगर टीआरएस का हुक्म ऐसा है, टीआरएस के मेरा बेटा के बाद मेरी बेटी के बाद मेरा दामाद, यानी वो खानदानी सियासत के लिए वो सीनियर लीडरों को नहीं देखना चाहते केसीआर। ठीक है, एमएम माजिद साहब हमारे साथ हैं। माजिद साहब, जिस तरह से हुजूराबाद का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है, मुद्दे कहीं से कहीं भटक रहे हैं, क्या सूरत हाल नजर आती है सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर हुजूराबाद की, कि जिस तरह से अब जबानी जंग बाकायदा शुरू हो गई है, एक दूसरे को ललकारा जा रहा है? माजिद साहब राब्ता हमारा टूट रहा है। सुभाष जी, एक चीज और है, बीजेपी के एक्चुअली देखा जाए तो हुजूराबाद के लिए इंतखाबी मुद्दे क्या हैं, इलेक्शन के जो मुद्दे हैं, आम आदमी की वहां बात होनी चाहिए। अब वहां पर तेरा लीडर मेरा लीडर ये मामला चल रहा है। बीजेपी किन मुद्दों को वहां पर भुनाना चाहती है हुजूराबाद में? हमारा तो एकदम रोड मैप तो क्लियर है साहब। इसमें जो इलेक्शंस में टीआरएस का हुक्म जो प्रॉमिसेस जो किया है, प्रॉमिसेस जैसा अभी फॉल्स प्रॉमिसेस बोलते हैं ना, फॉल्स प्रॉमिसेस, उसके बाद आपको वोट आने के बाद, आप सरकार में आप सत्ता में आने के बाद आप क्या क्या किए, जैसा अभी जस्ट टीआरएस से उनका काम पूछा जाएगा। उसका माजिद साहब हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं, सुभाष जी उनको भी जोड़ लेते हैं। माजिद साहब, हुजूराबाद में जिस तरह से इंतखाबी मुद्दे, जैसे जैसे इंतखाबात के इम्कानात करीब नजर आ रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, अब लीडर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। अब हरीश राव और राजेंद्र के मामले को ही देख लीजिए
कि अब वो एक दूसरे को ललकार रहे हैं कि कौन क्या है, किसकी तहकीकात क्या होनी चाहिए? क्या ये मुद्दे हैं हुजूराबाद के लिए? जी जी, देखिए अभी मैं आप इब्तिदा में आप जो इब्तिदाई कलमात कह रहे थे, जो आपके ऑब्जर्वेशन थे जी, उसको मैंने सुना। इत्तेफाक की बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी बात इतनी स्लो थी कि मैं पूरी तरीके से उनकी बात सुन नहीं पाया, ठीक है। लेकिन जहां तक आपकी जो सवालात हैं, आपने जो बातें पूछी हैं, उसमें मैं एक बात मैं वाजे कर देना, मेरी जहां तक सोच है जी जी, उसके मुताबिक ये मुकाबला टीआरएस वर्सेस बीजेपी कतई नहीं है जी, बल्कि टीआरएस की पूरी मिशनरी, गवर्नमेंट की पूरी मिशनरी वर्सेस वन इंडिविजुअल है। हाँ पिक्चर में कहीं बीजेपी नहीं है। बीजेपी का तो खैर उन्होंने सहारा लिया, एक बैसाखी की जरूरत थी उनको, जी जी, अकेला राजेंद्र को, वो लिया। हालांकि ही इज ए लेफ्टिस्ट मैन, जी, वो बाएं बाजू की आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के आदमी हैं और उससे कायम है वो जी, और उनकी, ठीक है, उन्होंने एक कौमी सतह पर एक रूलिंग पार्टी है, उसकी वजह से उनको बहुत से जो है बेसिक और लॉजिस्टिक्स उनको अवेल हो सकते हैं, उसकी वजह से शायद उन्होंने उसका दामन थामा होगा जी, लेकिन ये मुकाबला टीआरएस वर्सेस बीजेपी हरगिज नहीं जी। अब रही बात टीआरएस की, टीआरएस इस वक्त रूलिंग पार्टी में है और वो एक सीट गंवाने से उसकी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सवाल ईगो, जी, घुमंड, गुरूर, तकब्बुर और इख्तिदार का इस्तेमाल, जी, ये इशू है असल। जी, और आप देखिए जिस तरीके से, चाहे वो नागार्जुना सागर का इलेक्शन हो या दीगर जो इलेक्शन हो या काउंसिल हैदराबाद में जो ग्रेजुएट काउंसिल के इलेक्शन हुए, जी, किस तरीके से आप भी ऑब्जर्व किए कि नोट बिछाकर जो है वोट हासिल किए गए। जी, इसके बारे में हम हकीकत बताना चाहता हूँ कि ये मुकाबला एक बीजेपी वर्सेस हरगिज नहीं, बीजेपी वर्सेस टीआरएस जो पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, बीजेपी टीआरएस वर्सेस वन इंडिविजुअल, ये मैं समझ के चलता हूँ। और रही बात इश्यूज की, आपने बात की, देखिए जहां तक तेलंगाना की सियासत है, तेलंगाना की सियासत में जिस तरीके से हिंदुत्व के पॉइजन को इंजेक्ट किया जा रहा है, ये हमारे लिए, दक्षिणी कल्चर के लिए, ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। और बीजेपी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है। तो बीजेपी के जो इश्यूज है, बीजेपी में किस तरीके से कीमतों के जो इजाफा हुआ, कीमतों की जो इजाफी, बेरोजगारी और कोविड मिसमैनेजमेंट, ये तमाम नेगेटिव चीजें जरूर हैं जी, लेकिन उनके पास भी भारी भरकम, अब देखिए अमित शाह साहब आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ जी, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ मामला हो या कुछ भी हो, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अब माजी साहब, लेकिन ये जो नेशनल मुद्दे हैं, ये हुजूराबाद के आवाम के लिए कितनी अहमियत रखती है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इशू इस वक्त जो इश्यूज है, आप भी वाकिफ हैं, हर आम आदमी वाकिफ है, बेरोजगारी और जिस किस्म से जो माशी परेशानी, महंगाई और जिस तरीके से जो कोविड के मैनेजमेंट हो या दीगर चीजें हो, हम हर महाज में जी फेल हो चुके हैं। लेकिन ये इशू नहीं बनेगा। आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी क्या इशू बनाएगी, हम तेलंगाना को जो है पूरा वो कल्चर बना देंगे। अब जिस तरीके से जो यहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट है संजय साहब, वो किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कोई इशू पे बात नहीं कर रहे हैं, बस ये होगा, इसका नाम ये तब्दील कर देंगे, इसका ये कर देंगे, यही इशू है और ये जज्बात से खेलने की चीज है। तो हुजूराबाद में जहां तक सवाल है, अब देखिए जैसे ही हुजूराबाद का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का ऐलान मतलब होने वाला है, जिमनी इलेक्शन अभी तो खैर ऐलान नहीं हुआ है जी जी। अभी टीआरएस पार्टी ने एक बड़ी जो है एक बिसात बिछा दी है, यानी दलित बंधु स्कीम के जरिए। अरे भाई, दलित तो पहले से भी थे और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में जब तेलंगाना नहीं बना था, तो ये हमारे चंद्रशेखर राव जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या ऐलान किया था, पहला चीफ, अगर स्टेट बन जाती है तो पहला चीफ मिनिस्टर दलित होगा। तो उनको इस बात का यकीन था कि तेलंगाना नहीं बनेगा जी, और वो सवाल ही पैदा नहीं होगा दलित बनने का किसी के जी। तो लेकिन खैर तेलंगाना बन गया, उनको खुद यकीन नहीं था, फिर ये बात थी। और आप इब्तिदा में ये कह रहे थे हरीश राव वर्सेस अकेला राजेंद्र जी, तो आप देखिए रूलिंग पार्टी गैर जरूरी अपनी इज्जत का मसला होना चाहिए जी, वो आदमी पहले जाने दीजिए, उससे कुछ होने का नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे याद है वही राजशेखर रेड्डी के दौर में जी, चंद्रशेखर राव करीमनगर के एमपी सीट से इस्तीफा दिए। बिल्कुल, हालांकि जब हमने कांग्रेस के लोगों को मशवरा भी दिया, यार एक सीट जाने से क्या होने का है, तुम्हारी यूपीए गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो ऐसी, लेकिन उसको इज्जत का मसला बना दिया गया। राजशेखर रेड्डी जैसा ताकतवर आदमी भी बिल्कुल वो जो आवाम के जो सेंटिमेंट्स है उसको बराबर तरीके से उनको भी मिसलीड किया गया
तो वो बोल रहा था आदमी, ठीक है भाई फिर जाने तो क्या, ठीक है तुम पहले इलेक्ट हुए ना भाई, अभी भी इलेक्ट हो जाओ जाइए, इससे हमारी गवर्नमेंट कुछ पढ़ने वाला नहीं। ठीक, बच्चू श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माजिद साहब टीआरएस के लीडर हैं। बच्चू श्रीनिवास जी, एक सीट पर इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई, इतनी ललकार क्यों? क्या इटला राजेंद्र जीत जाते हैं या एक सीट बीजेपी को जाती है तो सरकार को तो कोई खतरा नहीं है? पांच लीडर, पांच मिनिस्टर वहां पर इस लड़ाई के लिए जा रहे हैं। श्रीनिवास जी, क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक चीज जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप भी बोल रहे जी, मगर हम ये कहना चाहते आज 2004 से आज तक कम से कम 18 साल से 17 साल से ये जो हुजूराबाद सीट है वो टीआरएस का सीट है। हम कहीं भी जाओ, या नागार्जुना सागर, मुंसिपल्स या एमएलसी इलेक्शन, इधर कोई कहीं कौन से भी इलेक्शन भी रहने दो, टीआरएस तो जीतने की सोचते, जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते, मगर ये हुजूराबाद एक सीट बोल के वैसा नहीं सोचते हम जी। एक सीट जाने तो अपने को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वैसा क्या है, ये अभी हुजूराबाद जो लोग है उसका इज्जत की सवाल है जी। अगर आज बार बराबर केसीआर साहब के ऊपर रखना के और पिंक कलर झंडा चढ़ाना बोल के उन सब सोच रहे, ये हमारा तरफ से नहीं, वो जो बीजेपी वाला जो बोल रहे ना टीआरएस को एक सीट गए तो कुछ भी फर्क पड़ता, बराबर हमारे को एक सीट कम हुए तो हमारा सरकार तो नहीं गिर जाते। फिर भी उसका उधर का जो लोग है, हुजूराबाद की लोग है, उतना 17 साल से टीआरएस की तरफ है, आज भी टीआरएस की तरफ रहता, वो कल भी टीआरएस की तरफ रहता। ये हमारा फर्ज नहीं, उसका हुजूराबाद लोग का फर्ज है, ये उधर का वोटर का फर्ज है, वो टीआरएस जिताने के लिए। ये हम वैसा नहीं सोच रहे, हम तो आप बीजेपी सोच रहे, एक उधर एक रिजाइन करे तो हमारे पास आते, इधर एक रिजाइन करे तो हमारे पास चलते, बोलते बीजेपी सोच रहे। श्रीनिवास जी, जब आप कह रहे हैं कि हुजूराबाद आपका है, सीट आपकी है, लोग आपके हैं, तो फिर इटला राजेंद्र को इतना क्रिटिसाइज करने की, इतना ललकारने की, ठीक है, इतनी पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर टीआरएस को? टीआरएस इत्मीनान से अपना इलेक्शन लड़ सकती है, कैंडिडेट आपका कोई भी हो, जीतेगा आप, ये आप कह रहे हैं, तो फिर लड़ाई इतनी तेज क्यों? एक बात बोल तो सुनो, अभी तो इश्यू आ गया जी, नागार्जुना सागर में भी इलेक्शन आ गया जी। नागार्जुना सागर में इलेक्शन आए तो वहां पूरे के पूरे जितना मंत्री आया, केसीआर साहब भी गए, सब गए ना जी। अपना जो सीट है उसको निभाने का है, हमारा गवर्नमेंट हमारा है, सीट हमारा है, क्या निभाना में क्या इतना उसमें क्या फर्क पड़ रहा है उसका? ठीक, वैसा सोचना गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन एक इटला के लिए जो एपिसोड तैयार हुआ है शुरुआत से, जैसा उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन के पीछे जो चीजें थी और अब तक जो इलेक्शन के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, तो टीआरएस इतनी एक्टिव, इतनी जो है तनकीद कर रही है, इतना माहौल बना रही है पॉलिटिकली, ऐसा लगता है कि इस सीट के बाद इसके जो असरात हैं आगे इलेक्शन पर पड़ सकते हैं, क्यों इसको बचाया न जाए, ये कोशिश टीआरएस की तरफ से हो रही है। क्या आपको लगता है इस सीट के बाद आगे इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा? श्रीनिवास जी, नहीं, हम ये किसी इलेक्शन के ऊपर असर नहीं पड़ता, हम तो वैसा कुछ भी वैसा नहीं सोच रहे जी। जो डेवलपमेंट तेलंगाना के बारे में रेगुलर कैसा चलता है, चल रहा है जी, वैसे अभी वैसी सोच रहा हूँ, वो डेवलपमेंट के अंदर अभी दलित बंधु आया, वैसा ही चल रहे, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, ज्यादा हुजूराबाद के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे टीआरएस ने, गवर्नमेंट है बोल के को तो कुछ भी नहीं कर रहे जी। सुभाष जी, आप रिएक्शन दे रहे थे। सुभाष जी, माजिद साहब ने जैसा कि कहा, सीनियर जर्नलिस्ट है और बहुत गहरी नजर रखते हैं इलेक्शंस पर, उनका कहना है कि बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है इस इलेक्शन का, बीजेपी है ही नहीं, यहाँ पर टीआरएस और इटला राजेंद्र है। देखिए, अब एक माजिद साहब का मैं सुना है, उसका मैं बहुत इज्जत करता हूँ जी, मगर आज क्या है, आज ईटल राजेंद्र वो टीआरएस का मंत्री और उसका एमएलए और उसका पार्टी का इस्तीफा देके फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीआरएस रहेगा। हाँ, मगर इंडिविजुअल कैपेसिटी देखे तो
टीआरएस कंप्लीटली उनका जो गवर्नमेंट मिशनरी अभी अभी मैं पढ़ा है जी, उधर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी एक नोटिस आया है कि 16 तारीख को अगस्त को जो सीएम वहां पर पब्लिक मीटिंग में जा रहा है, तो सभी लोगों को इंक्लूडिंग स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग कॉलेज चिल्ड्रन सभी लोगों को वहां पर शामिल होने का एक हुक्म दिया है। तो इससे साफ साफ अपने को क्या मालूम होता है कि ईटल राजेंद्र प्लस भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है जी, उसका उनको टकराने के लिए चाहे वो कुछ भी होने दो, या पैसा होने दो या दलित बंधु होने दो या मंत्री होने दो या मिशनरी होने दो, वहां पर एक बड़ा भीड़ वहां पर जो लेके आने के बाद अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जी सीएम और उनका पूरा परिवार और उनका पूरा कैबिनेट वहां पर जा रहे हैं। हम सिर्फ एक ही एक सवाल पूछते हैं कि टीआरएस को, अगर आपको इतना ही जो कॉन्फिडेंस है जी, आपको जीतने का पूरा कॉन्फिडेंस है, अभी श्रीनिवास जो टीआरएस का लीडर बोल रहे हैं कि 18 साल से हमारा ही वहां पर टीआरएस का एमएलए है, आपको इतना अगर कॉन्फिडेंस है सो ये सब करने का जरूरत क्या है, पैसा बांटने का क्या है? दलित बंधु जो है, ये जो स्कीम है सभी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आप अगर देखे दलित बंधु स्कीम जो हुजूराबाद की इलेक्शंस में ही शुरू कर रहे हैं, उधर दलित बंधु 5000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी टीआरएस का जो दलित लोग है, टीआरएस का मेंबर्स जो है, टीआरएस का जो अपना जो सपोर्टर्स है उनको ही दे रहे हैं जी। जब ऐसा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी सवाल करती है, तो आप अगर दलित बंधु अगर लेके आना है तो श्रीनिवास जी काउंसिल की 6 सीटों का जो इलेक्शन था उसमें टीआरएस चाहती थी कि कोरोना है इलेक्शन ना हो, फिर अब ये सारी चीजें हो रही है, कोरोना तो अभी भी है, इस एक इलेक्शन के लिए हुजूराबाद के लिए इतनी भागदौड़ आप कर रहे हैं, जबकि आप ही की पार्टी ने कहा था कि एमएलसी के लिए अभी नहीं, रुक जाइए, तो फिर ये क्या है? मैं इससे पहले भी बोले, हमारा न्यूज 18 में अभी भी बोल रहा हूँ जी, सुभाष जी का भी जवाब दीजिए। इलेक्शन कंडक्ट करने के गवर्नमेंट नहीं सोचते, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर रहता है जी। गवर्नमेंट आज भी बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आप ही ने कहा ना कि कोरोना है अभी नहीं चाहिए, तो ये भी तो आप बोल सकते थे कि अभी नहीं चाहिए इलेक्शन। हाँ 100% जी, उसमें भी एतराज नहीं। आज टीआरएस इलेक्शन होना बोल के नहीं सोचते, आज टीआरएस तो कभी भी ईटल राजेंद्र साहब को रिजाइन करो भी बोल के भी नहीं पूछे जी, ये तो मानते हैं ना जी जी। हमारी तरफ से कभी उसको रिजाइन करो भी नहीं बोले, आज उन्हें रिजाइन करे, उन्हें बीजेपी में माहौल तो बनाया गया ना, एक माहौल तो बनाया गया, रिजाइन करने का माहौल तो और टीआरएस की तरफ से ही बना, हुजूराबाद की चुनाव उनको सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। इटला राजेंद्र तो ये कह रहे हैं। हाँ, अभी जो पार्टी उन्हें है बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो रुक सकते हो, ठीक, वो तो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है ना। माजिद साहब एक सवाल ये भी है, क्या हुजूराबाद के इंतखाबी नतायज जो कुछ भी आएंगे इसके जो असरात हैं आगे के लिए, क्या कुछ मिसाल बन सकते हैं, क्या असरात इसके हो सकते हैं दोनों पार्टियों के लिए? जहां तक सवाल है, मैं तो पहले से ये कहता आ रहा हूं कि बीजेपी को आप मुकाबले में मत लाइए जी। बीजेपी तो एक प्लेटफॉर्म है जो इटला राजेंद्र के लिए बनाया गया है जी। ये मैं फिर एक बात को दोहराऊंगा, इट इज वर्सेस बिटवीन इटला राजेंद्र एंड ऑल माइटी फोर्स ऑफ टीआरएस जी, व्हाटएवर में भी होगी। लेकिन बीजेपी के लिए एक राह हमवार होगी ना इटला राजेंद्र के जरिए। बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए खैर अगर ये जो भी रिजल्ट आएगा वो टीआरएस के लिए ज्यादा अहमियत कहाँ मिलेगा जी, क्योंकि टीआरएस के लिए आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है, वो सूरज बरकरार रहेगा या डूबेगा, वो डिसाइड करेगा। ये नहीं कि बीजेपी को इससे कुछ लाभ होगा, बीजेपी को फायदा होगा। फायदा अगर रिजल्ट इटला राजेंद्र के हक में आएगा तो इटला राजेंद्र की जीत होगी, ना कि बीजेपी की जीत, मैं जहां तक समझता हूँ। अलबत्ता रिजल्ट अगर खिलाफ में आएगा टीआरएस के, तो टीआरएस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए हम एक फैक्टर पे, आप 2 फैक्टर पे बात कर रहे हैं, यहाँ एक ट्रायंगुलर है, तीसरा फैक्टर को आप भूल रहे हैं। तीसरा फैक्टर जो आ रहा है कांग्रेस के रूप में जो आ रहा है, वो अंडर करंट है वो
उसको ना तो बीजेपी के लोग कुछ अहमियत दे रहे हैं, ना तो टीआरएस के। अभी दोनों हमारे साथियों को, जिनको मेरा प्रणाम हो, कि उनको सुन रहा था मैं, वो जरूर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, वो जो अंडर करंट आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस भी अब पूरी तरह से इस पूरे माहौल को देख रही है और वो भी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। तो ये लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अंडर करंट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बगैर ऐसी देखे कि ये नहीं चल सकते। तो महसूस तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन वहां पर तलाशनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। हुजूराबाद के इंतखाबी नतायज जो कुछ भी होंगे, इसके असरात किस तरह से होंगे, माजिद साहब ने जिस तरह से लास्ट कमेंट में कहा कि दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब।